अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान की। इसमें कितनी अमेंडमेंट्स अब तक हो चुकी हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है 18th अमेंडमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब तक तकरीबन टेक्निकली देखा जाए तो 24 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो 23 हैं, लेकिन 24 जो है वो जो है पास नहीं हो सकी थी, सेनेट से रिवर्ट हो गई थी, इसलिए उसको अमेंडमेंट नहीं गिना जाता। उसको एक्ट के थ्रू उन्होंने करने की कोशिश की है, लागू करने की कोशिश की है, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं है। जी, अमेंडमेंट जो 18th अमेंडमेंट है उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। बाकी ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें तकरीबन मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको रीराइट किया गया है। उन्नीस अप्रैल 2010 को मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने जो है इसकी मंजूरी दी थी और इसको कहते हैं जी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है ये 2010 का। अच्छा, इसमें जो सबसे जो मेन है वो था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 को जो है इसने नल एंड वाइड इस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 क्या था, उसमें जो है एक ऑर्डर पास किया गया था। जो चीफ एग्जेक्टिव है, प्रेसिडेंट था जो परवेज़ मुशर्रफ, उसकी तरफ से उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया कि वो जो ऑर्डर पास किया गया था वो गैर कानूनी था और उस वो ऐसे ही है जैसे कभी हुआ ही नहीं था, पास ही नहीं हुआ था। उसमें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या किया गया था कि तकरीबन चीफ एग्जेक्टिव है जो वो ऑल इन ऑल पावर का मालिक बन गया था, यानी कि उसके पास सारे इख्तियारात आ गए थे। अगर जब नेशनल असम्बली के होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ये इख्तियार था कि प्रेसिडेंट जिसे कहेगा वो आगे आके इलेक्शन कंटेस्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि इस किस्म के उसके पास थे, तमाम इख्तियारात उसके पास आ गए थे। और उसमें एक मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि अपने उस ऑर्डर को, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को उसने तकवीत देने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए उसने ये उसमें किया हुआ था, प्रोविजो ऐड की हुई थी कि चीफ एग्जेक्टिव कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑर्डिनेंस, के ऑर्डर के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जी आर्टिकल 6 में तरमीम की गई थी। उसमें लिखा गया था कि उसमें तरमीम ये कि आर्टिकल 6 जो है वो है हाई ट्रीजन का, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है तो उस पर क्या पनिशमेंट होगी। तो आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट ये की गई थी कि अगर कोई अबेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए कोई मुआवनत फराहम करता है या किसी को उकसाता है, तो वो भी हाई ट्रीजन में ही आएगा। उसके अलावा आर्टिकल 1 में जो है तरमीम की गई थी कि बलूचिस्तान के जो स्पेलिंग है वो थोड़े से चेंज किए गए थे। BALUCHISTAN बलूचिस्तान ऐसे लिखा जाता था। इसमें मैं देख लेता हूँ अगर हैं। बलूचिस्तान के स्पेलिंग BALUCHISTAN से BALO कर दिए गए थे। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था उसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया था। सिंध के स्पेलिंग हैं जो वो चेंज कर दिए गए थे, SINDH से SIND सिर्फ कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 10 में तरमीम की गई थी। आर्टिकल 10 में राइट टू फेयर ट्रायल का जो है ना वो
आर्टिकल 10A ऐड किया गया था कि हर पाकिस्तान के पास फंडामेंटल राइट जो है ऐड किया गया था, हर पाकिस्तानी के पास ये राइट है कि वो राइट टू फेयर ट्रायल, के उसके पास फेयर ट्रायल का राइट है कि वो उसका जो ट्रायल है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी किस्म का उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, उसको अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। उसके बाद 17A अमेंड किया गया था, 17 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 17A की तरमीम की गई थी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि कोई भी बंदा जो है अपनी एसोसिएशन कायम कर सकता है, ये नहीं कि कोई यूनियन बना सकता है, इसकी इजाज़त दी गई थी। और इसमें और चीज़ थी कि पॉलिटिकल पार्टी कोई बंदा भी ज्वाइन कर सकता है या बना सकता है, इसको पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई थी। और एक और चीज़ जो मेन ऐड की गई थी, जो अभी जो है बड़ा न्यूज़ में इन भी है, फॉरेन फंडिंग के नाम से, जो एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने जो अकाउंट्स हैं उसको उसके लिए लायबल होगी। ये इसमें तरमीम की गई थी आर्टिकल 17 में कि ममनुआ फंडिंग, कुछ फंडिंग्स ऐसी हैं जो नहीं ली जा सकती पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो उस पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिज़ोल्व भी हो सकती है, उस पर बैन भी लग सकता है। फिर आर्टिकल 19 जो है उसमें उसके बाद एक आर्टिकल ऐड किया गया था 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हर सिटीज़न के पास जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लॉज हैं या जो ऑर्डर ऐसे पास किए जाते हैं या बिल ऐसे होते हैं, उनकी तरफ से उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास उसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम किस्म की। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। उसके बाद आर्टिकल 25A ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। इसमें बताया गया था कि हर बंदा जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकता है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 29 जो है उसमें अमेंडमेंट की गई थी। पहले जो पार्लियामेंट है जो उसको हम कहते थे मजलिस शुरा, इसका नाम जो था बेसिकली मजलिस शुरा था। 18th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 29 में अमेंडमेंट करके मजलिस शुरा को पार्लियामेंट ब्रैकेट्स में पार्लियामेंट का नाम भी दिया गया, जिसमें 2 हाउस होंगे, नेशनल असेंबली और सेनेट। उसके बाद आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट की गई थी, जिस पे तकरीबन तमाम जो ये अमेंडमेंट है ये बेस है। सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो ये थी कि प्रोविंसेस को उनका इक्वल शेयर जो है वो फेडरेशन से मिलेगा। तमाम इंतज़ामी अमूर जो हैं वो फेडरेशन से छीन के प्रोविंसेस को दे दिए गए थे, और प्रोविंसेस को सिर्फ फेडरल हुकूमत ने पैसे जो हैं वो इक्वली शेयर जो हैं वो डिवाइड करने थे। ये अमेंडमेंट्स जिसमें तकरीबन हुई थी, तकरीबन ये मुकम्मल जो 18th अमेंडमेंट है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। बहुत लेंथी है, इसमें एक वीडियो में आई थिंक नहीं पूरा हो पाएगा, कोशिश करूँगा मैं 2 से 3 वीडियोस में पूरा कर दूँ। अमेंडमेंट आर्टिकल 41 में अमेंडमेंट हुई थी। ये नॉमिनल अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स एंड फिगर में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई थी। आर्टिकल 46 में अमेंडमेंट की गई थी। इसमें आर्टिकल 46 में ये कहा गया था कि
जो प्रेसिडेंट है उसको तमाम इंफॉर्मेशन जो है प्राइम मिनिस्टर देगा, उसको फॉरेन पॉलिसी और अपनी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में वक्तन फ़ौक्तन आगाह करता रहेगा। इनके उसके इलम में होंगी सारी। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 48 है, कोई इतनी ख़ास नहीं, सिर्फ वर्ड्स ऑन एंड जो है वो इंसर्ट किया गया था इसमें। और हाँ, विद इन 15 days shall be inserted after the word shall be common and word within 10 days shall be inserted। अच्छा, इसमें जो है वो एक मेन जो की गई थी वो थी मनी बिल के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई थी वो की गई थी। चलिए उससे पहले ये पढ़ लेंगे। आर्टिकल 51 में जो अमेंडमेंट की गई थी वो ये थी कि there shall be 342 seats for members of the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim। वही जो अमेंडमेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत की गई थी 2002 के तहत कि 342 सीट होंगी, वो अमेंडमेंट जो है इसमें भी की गई, क्योंकि वो ऑर्डर जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 उसको नल एंड वाइट कर दिया गया था, तो उसकी जो अमेंडमेंट्स थी वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी थी। तो फिर इसको इस अमेंडमेंट के थ्रू उन अमेंडमेंट्स को बरकरार रखा गया था। यानी कि टोटल 342 सीट्स नेशनल असम्बली की रखी गई थी, जिसमें 272 सीट्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबरान होंगे और 60 सीट्स जो रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स होंगी। आर्टिकल 59 में अमेंडमेंट की गई थी, उसमें बताया गया था कि 104 मेंबरान होंगे सेनेट के टोटल, जिसमें से 1/3 हर 2 साल बाद जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होंगे या उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। सिक्सटी 61 में अमेंडमेंट की गई थी। इसमें इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 61 द वर्ड 90 द वर्ड 110 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, आर्टिकल 61 में ये बताया गया है कि जो नेशनल असम्बली या मजलिस शुरा का जो इजलास है वो कम से कम 100 पहले था 90 डेज़, कम से कम 90 डेज़ एक साल में उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए थी, उसको अमेंड करके 110 कर दिया गया था। 62 में अमेंडमेंट की गई थी। 62 में अमेंडमेंट ये थी कि जो 62 में मेंबर जो क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली की वो बताई गई थी, उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था। उसमें क्या था, पहला कि पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, पहले आई थिंक 21 ईयर्स ऑफ एज थी, उसको अमेंड करके 25 ईयर्स कर दिया गया था। एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शन, किसी भी जो है पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, सिर्फ ये है कि उसके जो वोटिंग लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए। ये थोड़ी सी अमेंडमेंट थी। आर्टिकल 63 में अमेंडमेंट की गई थी, ये वही अमेंडमेंट है जो नवाज शरीफ के गले पड़ी थी। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शुरा, इसमें यह था कि सादर कमीन ना रहेगा तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है या कोई किसी को सज़ा हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, या अगर कोई बंदा पाकिस्तानी सिटीज़नशिप अपनी सीज कर जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इस पॉइंट के तहत जो है नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। इसके अलावा 63A जो है
वो ऐड किया गया था 63A। इसके तहत ये जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है उसको तमाम अख्तियार तकरीबन दे दिए गए हैं कि जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है वो क्या करेगा और क्या नहीं। यानी कि अगर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एक पॉलिसी पास करता है, जो हेड ऑफ द पार्टी है, हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो कोई पॉलिसी बनाता है कि लेट्स सपोज आपने फ़लाँ बंदे को वोट देना, फ़लाँ को नहीं देना। अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है उस कानून की, उस ऑर्डर की, तो वो जो है वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। यानी कि अगर कोई जैसे ये नेशनल असम्बली में अभी 2022 में जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, उसमें तकरीबन 11 मेंबरान असम्बली ने इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो वोट कास्ट किया था। उनके वोट भी वो काउंट नहीं हुए थे, पीटीआई के मेंबरान थे जो, क्योंकि पीटीआई के मेंबरान को हदायत थी कि उन्होंने इमरान खान को वोट देना है, लेकिन उन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट वोट कास्ट किया था, इसलिए उनके वोट भी काउंट नहीं हुए थे और वो नाअहल भी हो गए थे। बाकी इस पे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, उसमें मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे।